तो ओवरहेड्स हो गए। अभी हम लोग करेंगे कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट सिंपल चैप्टर है, बस आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि भाई इसके बाद में क्या आने वाला है, इसके बाद में क्या आने वाला है, तो आप पूरा सम इजीली कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक पैटर्न बता देता हूँ या फिर आपको पेज नंबर ही बता देता हूँ कहाँ पर है वो पैटर्न, उसके बाद में आप इजीली वो कर लोगे। ठीक है, देखो पेज नंबर है 282 कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट मतलब आपको वो दिया हुआ है, मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा कि क्या है उसके अंदर क्या क्या है, बस आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, प्राइम कॉस्ट हो जाती है। मेन कॉस्ट क्या होती है, ये कॉस्ट होती है। ठीक है, प्लस उसके बाद में वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड्स मतलब क्या होगा, इसको लेके आने के लिए क्या क्या चाहिए, दूसरे ओवरहेड्स जो चाहिए रहेंगे वो, तो उसके बाद में ये इसका आ जाएगा टोटल वर्क कॉस्ट। ये आप जब लिखोगे या फिर आप इसको लिखते हो वर्क कॉस्ट, टोटल नहीं लिखते यहाँ पे, ये आ जाता है वर्क कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स करोगे तो आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP, प्लस आप क्या बोलते हैं फिनिश गुड्स, इसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करो, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करो, उसके बाद में आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, उसके बाद में प्लस सेलिंग ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप क्या बोलते हैं प्रॉफिट प्लस करो, आपको आ जाएगा सेल्स, और ये हो गया कॉस्ट शीट। ठीक है, सिंपल याद रखना, प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क ओवरहेड्स, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्रॉफिट डालो, उसके बाद में आ जाएगा सेल्स। ठीक है, याद रखना प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कैसे आता है ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद में आप सम सॉल्व करो, मैं एक सम सॉल्व करके दूंगा, बाकी मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत इजी सम है। आपको ये पूरा चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं और आपको पता नहीं कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जाता है। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर टफ नहीं बोल सकता, बस ट्रिकी हो सकता है अगर आप इसको प्रैक्टिस ना करो। क्वेश्चन नंबर इल्यूस्ट्रेशन नंबर 6, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, सब कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। सेल्स आर मेड एट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो छोड़ो, अभी कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूं आपको। यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहां पर आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पर जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब हर सम में आपको प्रोडक्शन क्या बोलते हैं प्रोडक्ट दिया होगा, जैसे इसमें दिया नहीं कितने यूनिट्स बनाए। ठीक है, अगर यूनिट्स बनाए होते, समझो यहाँ पे 10,000 यूनिट बनाए होते हैं। ठीक है, तो हर एक कॉस्ट को आपको इससे डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ठीक है, लेकिन इस सम में नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाता है, स्ट्रक्चर क्या है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, फर्स्ट क्या हमारा ए डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नीचे दिया है। ठीक है, तो ओपनिंग कितना है 1,10,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज कितना किया है 8,25,000 लेस क्लोजिंग नीचे दिया है 36,920 रुपया, 36,920 रुपया। ठीक है, इसको आप जब टोटल करोगे तो आपको आएगा 8,98,080 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा डायरेक्ट वेजेस। ये तीन चीज़ याद रहे, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, फिर आपको नेक्स्ट आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीन आएगा। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है डायरेक्टली 4,21,400, तो आप डायरेक्टली लिख दो अंदर 4,21,400, बाहर
4,21,400। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आपको दिया होगा डायरेक्ट पावर दिया है, तो डायरेक्ट पावर क्या है 25,840। तो ये जो आपका आ जाता है, ये क्या आ जाता है प्राइम कॉस्ट। ओके, समझ में आया कैसे करना है। 13,45,320। अगर प्रोडक्ट्स दिया होगा कि कितने यूनिट्स बनाए, तो इसको इससे डिवाइड करके इतना कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या आ जाएगा वर्क ओवरहेड्स, या फिर लिख सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, दोनों में से दोनों चलता है, मोस्टली फैक्ट्री लिखो तो अच्छा लगता है, वर्क ओवरहेड्स अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद में टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, फैक्ट्री रेंट इंश्योरेंस, सेल ऑफ फैक्ट्री और डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री, सब फैक्ट्री के ऊपर है तो वो सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी कितना है 40,590, फैक्ट्री रेंट 10,140, फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 75,200, उसके बाद में फैक्ट्री स्टेशनरी 12,340। ठीक है, उसको सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप भी दिया हुआ है उसके नीचे ही, तो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, ये आपका प्रॉफिट होता है ना, आपको पैसा मिला है, इसमें पैसा मिला तो माइनस करो इसमें से 14,060 रुपया। ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा 1,36,810 रुपया। ठीक है, तो ये आपका, अभी इसका टोटल मारो, आपका आ जाएगा वर्क कॉस्ट। इसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया है। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर 13,45,320 प्लस 1,10, तो 14,82,130। ठीक है, ये क्या हो गया ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें से वर्किंग प्रोग्रेस माइनस करो, आपको आ जाएगा नेट वर्क कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए ये सब पूरे यहाँ पर सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या था यार 1480 to 130। ठीक है, इसलिए आपको सबको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या क्या आता है। क्लोजिंग WIP, ठीक है, 120,260 जब आप माइनस करोगे तो आपको आएगा 13,61,870। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया अपना नेट वर्क कॉस्ट लिख सकते हो, नेट फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख सकते हो। ठीक है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखो, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरी, टोटल करोगे आप तो आपको आएगा 7,02,200। ओके, तो 13,61 प्लस, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 20,64,070 रुपीज़। फिर प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो उसको आप माइनस करो यहाँ से, और प्लस करो 45,840 माइनस करो 50,240, तो आपको आ जाएगा 20,59,110 रुपीज़। तो ये आ गया COGS। प्लस सेलिंग ओवरहेड्स करो, सेलिंग ओवरहेड्स प्लस करोगे जब, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 23,07,930, 23,07,930। ठीक है, प्लस प्रॉफिट करो,
और सेल्स आ जाएगा। ठीक है, सेल्स आपको दिया हुआ है 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट यहाँ पे 10% प्रॉफिट ऑन 23,07,930। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है, ऐसे स्ट्रक्चर करना है। यहाँ पर यूनिट्स नहीं थे, आपको सिर्फ कॉस्ट दी ही है, डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, एक हम लोग सम करेंगे यूनिट्स वाला, ताकि आपको सब क्लियर आउट हो जाए कि कॉस्ट पर यूनिट कहाँ पे डालना है, क्यों डालना है, कैसे डालना है। ठीक है, मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को प्रैक्टिस करो, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे समझाने लायक, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, स्ट्रक्चर है बस कि भाई ये दिया हुआ इसको किस में डालना है, ये किस में डालना है, ये कौन से हेड में आएगा, कौन से हेड में वो आएगा। ठीक है, ठीक है। इलुस्ट्रेशन 11, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट ऑफ टाइम्स पेपर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, जिसके टेक्स्ट बुक में नहीं है मैं बता देता हूँ, टाइम्स पेपर मिल्स लिमिटेड, टाइम्स पेपर मिल्स लिमिटेड, ये सम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर बना के रखा है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, देयर आर 26 वर्किंग डेज इन अ मंथ। डायरेक्ट रॉ मटेरियल 6000 टन, 900 पर टन। डायरेक्ट लेबर 250, 150, 100। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000 पर डे। स्पेशल डाइज 250 पर टन of total raw material input. Work overheads, administrative overheads, selling overheads, opening stock, closing stock, paper is sold as 3000 per ton. ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मटेरियल क्या दिया है। डायरेक्ट मटेरियल दिया हमें 6000 टन 900 रुपया एक टन, 6000 टन 900 रुपया एक टन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 54 लाख रुपया। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या है 900। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर मैं यूनिट लिख देता हूँ, यूनिट लिखा हुआ है 6000 टन्स। ठीक है, 6000 टन्स में हमारा काम चल रहा है। उसके बाद में क्या है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर बताओ क्या है उसमें, स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स कितने वर्कर्स है 280। ठीक है, कितना रुपया मिल रहा है उनको 250 रुपया पर डे का, 250 रुपया पर डे का मिल रहा है। और कितने दिन काम है, 26 दिन का काम हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 26, तो इतना आएगा 18,20,000 रुपीज़। ठीक है, फिर ये होगा सेमी स्किल्ड में भी और अनस्किल्ड में भी, कितने 300 इंटू 250, सॉरी 300 इंटू 150 इंटू 26। ठीक है, इसमें आएगा 470 इंटू 100 इंटू 26। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू का टोटल आएगा 42,12,000। ठीक है, और इसको 6000 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 702 यूनिट, 702। और यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में टन से डिवाइड करके दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी हिसाब से डिवाइड करना, 6000 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या दिया है 12,000 पर डे, सिंपल। तो 12,000 पर डे मतलब 26 एक दिन का। ठीक है, प्लस स्पेशल डाइस 250 पर टन ऑफ टोटल रॉ, 250 पर टन मतलब 6000 रुपया, 6000 टन का, एक टन का 250 रुपया, तो 3,12,000 और 1.5 लाख टोटल आता है 18,12,000। तो ये इससे डिवाइड जब करोगे तो आपको आ जाएगा 302 रुपया। ठीक है, अब इसको टोटल मारो। ठीक है, तो इसका क्या है, प्राइम कॉस्ट है, सही। प्राइम कॉस्ट का वैल्यू क्या आएगा 1,14,20,4,000, 6,000 यूनिट छोड़ दो, टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाती है 1,904। ठीक है, प्लस अब क्या आ जाएगा वर्क ओवरहेड्स, राइट। वर्क ओवरहेड्स क्या है, वेरिएबल और फिक्स्ड, वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स क्या है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कहाँ पर है 42,12,000। ठीक है, तो 50% ऑफ
42,12,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में फिक्स्ड कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 2,70,000, तो वो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। और वेरिएबल इसका क्या आएगा 21,06,000, ठीक है, 21,06,000। और इसको अगर आप सब 6,000 से इसको डिवाइड, चलो मैं यहाँ पर कर ही लेता हूँ, 21,06,000 डिवाइड बाई 6,000 351, ठीक है, और 2,70,000 डिवाइड बाई 6,000 45, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे मारो तो क्या आएगा, ये वो WIP नहीं है ना, हाँ WIP नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना नेटवर्क कॉस्ट, ठीक है। टोटल कितना आता है 1,38,00,000, ठीक है, और इसका आता है 2,300, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे निकाला। अब आगे क्या कहते हैं, मिटा रहा हूं, ठीक है। वर्क कॉस्ट आ गया हमारा, वर्क कॉस्ट कितना है 1,38,00,000 और कितने यूनिट्स हैं 2,300 यूनिट्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है इसके बाद में, तो प्लीज़ स्किप मत करना, स्किप कर रहे हो तो भी थोड़ी देर रुक जाओ। प्लस क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अब क्या आ जाएगा वर्क के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, लिखा हुआ है 12% ऑफ वर्क कॉस्ट, 12% ऑफ 1,38,00,000 रुपया, ठीक है। तो 1,38,00,000 का 12% हो जाएगा 16,65,000 रुपया। इसका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा 276 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 1,54,56,000 रुपया और इसका कितना 2,576 रुपया, ठीक है। प्लस क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। प्लस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर COP के बाद में इंपॉर्टेंट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 500 टन इंटू 1 टन का है 2,501.6, ठीक है। तो 500 टन इंटू 2,500 तो कितना आएगा 12,50,800, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें आपको कॉस्ट पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिया हुआ है यहाँ पे कॉस्ट। लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में क्या दिया है 300 टन। 300 टन किसका, क्या आप वैल्यू लिखोगे अब यहाँ पर, तो ये ओपनिंग स्टॉक का मिल गया वैल्यू, ठीक है। ये इतना है कॉस्ट पर, इसका कॉस्ट पर यूनिट क्या है, इसीलिए यही इसका कॉस्ट पर यूनिट ये है 2,576, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। यहाँ तक आपका गुड्स बन गया, सही, गुड्स बन गया, कितना रुपया लगा एक गुड बनाने के लिए 2,576, सही। उसके बाद में एंड में साल में कितने बच रहे आपके 300 गुड्स बच रहे, ठीक है। तो वो कितने वैल्यू पे बने 2,576 रुपया, इसलिए ये अमाउंट ली जाती है क्योंकि ये आपका गुड्स बन गया, ये पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, पूरा प्रोडक्शन हो गया। इसके बाद में क्या आपको सेलिंग है, बेचने का एक्सपेंसेस है, वो क्या बोलते बनाने के एक्सपेंस थोड़ी ना है। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्या है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। स्टॉक किस में वैल्यू होती है, स्टॉक हमेशा किस पे वैल्यू होती है, कॉस्ट पे वैल्यू होती है, राइट। तो कॉस्ट क्या है 2,576 रुपया, इसलिए इससे मल्टीप्लाई किया जाए। कभी भी याद रखना अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी है, सॉरी पर यूनिट अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है, किस पे वैल्यू हो रहा है वो नहीं दिया है, तो हमेशा इस पे वैल्यू होगा। और वो नहीं देंगे, सब में कभी नहीं होगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ से मिलती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको माइनस करो 7,72,800 रुपया, ठीक है। तो आपको टोटल आएगा 1,59,034 ये, ठीक है। तो 134,000, ओके। तो अभी इसको आप किस पे वैल्यू करोगे, ठीक है। ये क्या अपना कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो कितने गुड सोल्ड हुए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितने गुड सोल्ड हुए, 6000 बनाए थे, राइट, 6000 बनाए थे, प्लस ओपनिंग स्टॉक कितनी थी हमारी 500, राइट, फिर बचे कितने 300, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 6200, इतने गुड सोल्ड हुए, उसका कॉस्ट कितना है 1,59,34,000, ठीक है। तो उसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 2570 रुपया, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा 2570, किससे डिवाइड किया 6200 से। कैसे आया 6200, समझ में आया, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इन लोगों ने जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है टन के हिसाब से कर सकते हो, बट लॉजिकली मैंने बता दिया कैसे आया जो 6200, ठीक है। क्यू प्लस के और क्यू माइनस के, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, गुड्स कितने सोल्ड है उसका कॉस्ट है ये, तो 300 तो सोल्ड हुए नहीं और 500 तो पहले से थे, तो उसको प्लस माइनस करके इतना आते, सही बात है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको कितना है 80 पर टन सोल्ड, 80 पर टन सोल्ड, सोल्ड कितना हुआ है 6200, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 4,96,000, ठीक है, 80 पर टन, यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसको 6200 पे क्यों किया। अभी अगर समझो लॉजिकली देखो, आपको वैल्यू दी है 4,96,000, आपको पर टन वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो आपको आप ये 4,96,000 किससे डिवाइड करोगे, इससे थोड़ी ना डिवाइड करोगे, क्योंकि ये थोड़ी ना बेचे, जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो रहा है, सेलिंग मतलब किस बेचने का एक्सपेंस हो रहा है, कितने आपने बेचे 6200 बेचे ना, आपने 6000 थोड़ी ना बेचे, तो डिवाइड आप किससे करोगे 6200 से। यहाँ पे आपको दे दी पर यूनिट, क्या बोलते हैं 80 रुपया पर यूनिट आपको दे दिया, इसलिए आपने कुछ किया नहीं, ठीक है। लेकिन अगर अदरवाइज पर यूनिट नहीं दी होती तो किससे डिवाइड करते हैं, सेलिंग जो भी गुड्स बेचे हुए उससे आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओके, प्लस ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, और ये आ जाएगा सेल्स, ठीक है। इसके बाद में आप कर लो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 16 लाख, ये इधर नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं, ये और ये प्लस करो आएगा 61,64,30,000, ठीक है, प्लस प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आपको कितना है, सॉरी सेल प्राइस ही दिया है, द पेपर इज सोल्ड एज 3000 पर टन, ठीक है। तो 6200 इंटू 3000 पर टन आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 6200 मल्टीप्लाइड बाई 3000, तो आपको आ जाएगा 1,86,00,000 रुपया, ओके। उसमें से उसके अंदर बैलेंस निकालो, प्रॉफिट आएगा 21,70,000 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरा टोटल कॉस्ट शीट इसी वे से, मेन यही है, ये सब मेन था, मतलब इसी तरह से आपको एग्जाम में ये ऐसा टाइप का सम आएगा, नॉर्मल सम नहीं आएगा जहाँ पे आपको कॉस्ट दी होगी और आपको सिर्फ ऐसा अलोकेट कर, ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉस्ट शीट बस इतना ही है, कॉस्ट शीट में और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बाद में सम सॉल्व करने, जितने आप सम सॉल्व करोगे उतना आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कौन सा एक्सपेंस कहाँ पर आता है, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर तो हो गया, ओके। तो मशीनर हो गया, ओवरहेड्स हो गए, ओके। अभी हम लोग चालू करेंगे लास्ट चैप्टर, वो क्या है रिकंसिलिएशन है, मेरे को पता नहीं क्या है रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या है पता नहीं, ठीक है, रिकंसिलिएशन, ओके। तो रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है, मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझा देता हूं। लॉजिक ये कि कॉस्ट और फाइनेंस है, ठीक है, दो डिपार्टमेंट है, ओके। तो कॉस्टिंग और फाइनेंस, तो कोई एक्सपेंसेस कॉस्टिंग में लिखते हो लेकिन फाइनेंस में नहीं लिखते हो, कोई एक्सपेंसेस आप फाइनेंस में लिखते हो कॉस्टिंग में नहीं लिखते हो, कोई वाइस वर्सा, इनकम लिखते हो फाइनेंस में कॉस्टिंग में नहीं लिखते हो, इनकम लिखते हो कॉस्टिंग में फाइनेंस में नहीं लिखते हो। तो इसके प्रॉफिट में और इसके प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है उसकी वजह से, राइट।
ये प्रॉफिट अगर समझो कुछ भी आपने नहीं लिखा, इसमें आपने 100 रुपया ज़्यादा लिखा, इसमें आपने नहीं लिखा, तो ये 100 रुपया कम बताएगा आपको, राइट। तो ये दोनों जब आपका प्रॉफिट टैली नहीं होता है, सेम टू सेम नहीं आ रहा है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकंसिलिएशन करेंगे। और पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है कि फाइनेंस से कॉस्टिंग में कैसे प्रॉफिट चेंज करना है, और प्रॉफिट अगर फाइनेंस दिया होगा, कॉस्टिंग दिया होगा, तो उसको प्रॉफिट फाइनेंस में कैसे करना है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट इल्यूस्ट्रेशन देखते हैं। वेरी सिंपल, मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि कैसे करना है, तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ द ईयर 31st March was 56,600 as shown by the financial books. Cost account disclosed 59,650. On an examination the facts are this that, facts दिए हुए हम लोग करते रहेंगे। तो पहले हमेशा मैं आपको बता देता हूँ, एक मेथड बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन से पहले आप एक वर्किंग नोट बना दो, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। एक वर्किंग नोट बना दो, ओके, फॉर रिकंसिलिएशन। आप यहाँ पे रिकंसिलिएशन भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो करना क्या, पहले तो आपका होगा पर्टिकुलर्स, जो भी आने वाला है वो, ठीक है। फिर आपके हिसाब से, अब देखो मैं बताता हूँ, फाइनेंस, कॉस्टिंग, डिफरेंस एंड इफेक्ट, ठीक है। ये आपको बनाना है, फाइनेंस, कॉस्टिंग, डिफरेंस है। अब देखो, अगर आप कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपका कॉस्टिंग आएगा, यहां पर आपका फाइनेंस आएगा। अगर आप फाइनेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो फाइनेंस यहां पर आएगा, कॉस्टिंग यहां पे आएगा। समझ में आएगा क्या बोला मैंने? जब अगर आप फाइनेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो फाइनेंस फर्स्ट आएगा, कॉस्टिंग सेकेंड आएगा। और अगर आप कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो कॉस्टिंग फर्स्ट आएगा और फाइनेंस सेकेंड आएगा। ओके, इतना समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंट्री करते जाओ। गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्या आ गया? गुडविल, ओके। गुडविल यहाँ पे 1500 रिटर्न ऑफ हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, ओके। तो 1500 का डिफरेंस है, राइट। अब देखो ये कौन सा है? डेबिट डिफरेंस है, मतलब प्लस में, एडिशन में, ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या आएगा? ऐड। समझ में आ गया? यहाँ पर ऐड है तो इस यहाँ पर प्लस में, तो इसलिए फिर वो ऐड हो गया, ओके। समझ में आया लॉजिक क्या हो गया? अगर डिफरेंस में प्लस है तो वो ऐड होगा, डिफरेंस अगर माइनस है तो वो माइनस होगा। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं सुनो, किसके लिए? डेबिट वाली चीज़ों के लिए। अब जब क्रेडिट वाली चीज़ें आएगी तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ये सब कौन सी चीज़ें? डेबिट वाली। गुडविल कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा, क्रेडिट में नहीं आएगा। तो ऐड किया, वो पॉजिटिव है तो उसको ऐड करो, नेगेटिव होगा तो माइनस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर फी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब पैसा आया, तो ये कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। ट्रांसफर फीस कितना मिला? 200, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा? 200। लेकिन अब यहाँ पे याद रखो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो जो ऐड में उसका अलग इफेक्ट, प्लस है तो उसको माइनस लिखो, माइनस होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्लस। क्रेडिट में उल्टा होता है, डेबिट में जो सेम है वही सेम लिख दो। समझ में आ गया लॉजिक? यही लॉजिक है पूरे के पूरे में। प्लस है तो ऐड का इफेक्ट आएगा, क्रेडिट साइड है, ठीक है। अगर प्लस है तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा, माइनस है तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स इज 750 बट इन कॉस्ट अकाउंट्स इज 1000, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? नेगेटिव 250, राइट। 750 माइनस 1000 कितना आएगा? नेगेटिव 250। तो नेगेटिव आया तो आंसर क्या आएगा? लेस। क्यों? क्योंकि ये डेबिट वाला है। मैं यहाँ पे लिख देता तो आपको समझ में आ जाए क्यों मैंने क्यों माइनस किया, ओके। ये डेबिट वाला है तो यहाँ पे नेगेटिव आया तो आपने नेगेटिव इफेक्ट दे दिया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स में 13,000, इसमें है 12,000,
ओके, तो 1000 का डिफरेंस है। ओके, इनको 13 माइनस 12 करोगे 1000 पॉजिटिव में आएगा, तो उसको क्या करोगे आप, ऐड। समझ रहा है आपको, यही है पूरे सब में यही। अब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है, राइट। तो पहले वो कर लो, 14,000 है, यहाँ पे 15,000 है, तो इसको जब माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा -1000। अगर वो डेबिट बैलेंस होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेस, राइट। बट क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक एक क्रेडिट बैलेंस है, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया, बस इतना ही करना है और आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, ये आपने कर लिया, ठीक है। ये आप एक बार फोटो ले लो या क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता चले क्या करना है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, डेबिट सेम इफेक्ट, ठीक है, क्रेडिट ऑपोजिट इफेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया मैंने, क्रेडिट था तो प्लस का मैंने क्या कर दिया माइनस, और माइनस का क्या किया मैंने प्लस, और डेबिट था, डेबिट में तो नॉर्मली प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, ये आपको वर्किंग नोट बनाया ताकि आपका इजीली हो जाए, ठीक है। अभी स्टेटमेंट बनाओ ताकि ये सम पूरा हो जाए। ये स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उसमें भी क्या लिखा था, पहले फाइनेंस लिखा था, तो आपका पहले आएगा फाइनेंशियल प्रॉफिट। ओके, फाइनेंशियल प्रॉफिट है आपको 56,600। पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है, ओके, ये भूलना मत, ये पर्टिकुलर ये अमाउंट, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉफिट था, उसके बाद में पहले आएगा ऐड, जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड करो। फर्स्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल आपने जो किया था 1500, ठीक है, वो ऐड का इफेक्ट आया था, तो यहाँ पर इसको ऐड करो। आपकी मर्जी, यहाँ पे ऐसा करना है ऐसा करो, बाहर ही करो, बेटर है, डायरेक्ट टोटल कर सकते हो, ठीक है। सेकंड था क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वो कितना आएगा 1000, और ओपनिंग स्टॉक आएगा आपको 1000, ठीक है। तो आप इस तरह से करोगे तो आपका आंसर आएगा 3500। ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो आपको आएगा 60,100, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है आपको, लेस करना है, ठीक है। ये हो गया लेस क्या करना है, इनकम आई आपको ट्रांसफ़र इनकम, तो ट्रांसफ़र इनकम आपको माइनस करना है, वो कितना आपका 200, और डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है, वो आपका है 250, ठीक है। तो 200 250 कितना होगा 450। अभी हमेशा याद रखना, जब भी आप नेगेटिव इफेक्ट लिखो तो ब्रैकेट में लिखो, ताकि आपको समझ में आए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। 59,650, ठीक है। ये हो गया आपका रिकंसिलिएशन, ये आपका हो गई कॉस्टिंग प्रॉफिट, ठीक है। और देखो रिकंसाइल करने के बाद में आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है कॉस्टिंग का, सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। तब आपको मालूम पड़ जाता है कि आपका क्वेश्चन, जो आपका आंसर है वो सही है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था पहले वो वर्किंग नोट था, ठीक है। ये मेन आंसर है, ये आपका मेन आंसर है। अगर आपको लाइन बनानी तो बनाओ, नहीं बनानी तो नहीं बनाओ, चलेगा, कोई बात नहीं। बस ये पर्टिकुलर और अमाउंट बनाना ज़रूरी है। समझ में आ गया कैसे सम करते हैं, बस यही पूरी तरीके से रिकंसाइल करना है, यही मेथड है। एक और सम करेंगे, उसके बाद में इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसके बाद में कॉस्टिंग पूरा खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग ने एक सम कर लिया, अभी सेकंड सम करते हैं जिसमें दोनों में ही लॉस है, ठीक है। अब जब दोनों में लॉस होता है तो
एक ही डिफरेंस होगा जब हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, जो वर्किंग नोट के मैंने क्या बोलते हैं ये बना के रखा है, तो जब दोनों में ही लॉस होता है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आता है सिर्फ, मतलब ये क्या है कॉस्टिंग लॉस है, ये क्या है फाइनेंस लॉस है, ठीक है। लॉस मतलब नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो जब इफेक्ट आएगा ना आपका, आपके हिसाब से आपको करना है, कैसे करना है, अगर आपको इफेक्ट आएगा तो उसका उल्टा इफेक्ट डालना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे सम करना, दो तरीके से कर सकते हो, वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं किस तरह से कर रहा हूं, उसके बाद में फिर आप करो जैसे आपको करना है, ठीक है। ओके, पहला क्या है, नेट लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, वो छोड़ दो। फर्स्ट क्या है, वर्क ओवरहेड्स, क्या हुआ, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, ठीक है। तो 3120 रुपये हमको क्या मिला है, कम मिला है, ओके। तो डिफरेंस क्या है आपका, नेगेटिव, कम मिला है इसलिए। तो आपको असल में अगर आपको करना रहता, प्रॉफिट में होता तो आपको यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, लेस, ठीक है। बट बिकॉज दिस इज लॉस, दोनों को ही लॉस हुआ है, ठीक है। आप स्टार्टिंग जिससे कर रहे हो उसको ही लॉस हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, इसको ऐड, ठीक है। समझ में आ गया, क्या करना है, उल्टा देना है, जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, पॉजिटिव उसको नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है डेबिट वालों का। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड, एडमिन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। तो 1170 रुपया हमको क्या मिला है, सॉरी 1700 रुपया हमें क्या मिला है, ज़्यादा मिला है, तो 1700, ठीक है, पॉजिटिव है, आप क्या लिखोगे, नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको, धीरे धीरे अभी जैसे जैसे करोगे वैसे समझ में आएगा। डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल अकाउंट से आपका 11,200 और कॉस्ट अकाउंट से 12,500, इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 1,300 रुपया, ठीक है। बट बिकॉज दिस इज पॉजिटिव आप क्या लिखोगे इधर, नेगेटिव, ओके। समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद में क्या लिखोगे, क्या है अपना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड का क्या आएगा, 8,000, इंटरेस्ट हमेशा फाइनेंस में मिलेगा, कॉस्ट में तो मिलेगा नहीं, 8,750, ये क्या है, जीरो, तो जीरो माइनस 8,750 इज माइनस 8,750। अब देखो, पहले क्रेडिट में क्या करते थे, क्रेडिट में आप बोलते थे कि भाई जो इफेक्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा था क्रेडिट ऑपोजिट इफेक्ट, लेकिन जब लॉस होगा तो क्रेडिट में क्या होगा, सेम इफेक्ट, ठीक है। तो इतना अगर आपको लॉजिकली समझना है, लॉस होगा तो डेबिट में ऑपोजिट इफेक्ट, क्रेडिट में सेम इफेक्ट, और जब प्रॉफिट होगा तो डेबिट में सेम इफेक्ट और क्रेडिट में ऑपोजिट इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, सेम इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। लॉस में पूरा उल्टा, क्रेडिट में जब डेबिट में आप क्या बोलते सेम इफेक्ट डालते थे और क्रेडिट में उल्टा इफेक्ट काटते थे, लेकिन जब लॉस करोगे तो क्रेडिट में सेम और डेबिट में उल्टा, ओके। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। अब चलो ऑब्सोलेंस करते हैं। ऑब्सोलेंस लॉस दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट्स में 5,700, ठीक है। तो 5,700 यहाँ पे आएगा, 0 माइनस 5,700 क्या हो जाएगा, नेगेटिव 5,700, ठीक है। लेकिन ये डेबिट है, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, उल्टा इफेक्ट, आप क्या कर दोगे, ऐड, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे कैसे करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 40,300, सेम है यार, ये क्या मतलब है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ठीक है, 0 40,300, ओके। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 40,300, बट आपको क्या करना है, उसको इफेक्ट देना है ऐड का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में 52,600, लेकिन आपके इसमें है 54,000, ठीक है। 54,000 माइनस 52,600, तो आपको पॉजिटिव आएगा 1,400, बिकॉज इट इज डेबिट साइड, तो आप क्या लिखोगे इधर, लेस, ठीक है। एक और कर लेता हूं मैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में है 52,000 और 49,000,
600, ओके। तो 49,600 माइनस 52,000, ये कितना होगा? -24,000, ठीक है। तो बिकॉज ये हम लोग लॉस कर रहे हैं तो क्रेडिट का क्या आ जाएगा? सेम इफेक्ट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? लेस, ओके, ठीक है। इतना तक समझा? क्या कैसे करना है? अब एक ही बचा, इंटरेस्ट चार्जेस बचा है और प्रिलिमिनरी बचा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ साइड में, नहीं छोड़ो, मैं इधर ऊपर दोनों में मिटा रहा हूँ, ऊपर वाले, ठीक है। आपको इफेक्ट समझ में आ गया ना कि कैसे देना? लॉस में पूरा उल्टा हो जाएगा और प्रॉफिट में डेबिट मतलब सेम इफेक्ट, क्रेडिट मतलब नेगेटिव इफेक्ट और उल्टा इफेक्ट, ऑपोजिट इफेक्ट। और लॉस में आपका डेबिट में उल्टा इफेक्ट और क्रेडिट में सेम इफेक्ट। इंटरेस्ट चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली, तो इंटरेस्ट चार्जेस आपका कॉस्ट अकाउंट्स में है, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्जेस है आपके कितने? 6,000 लेस, इधर कुछ नहीं है तो 6,000 का वो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, लेकिन आप क्या करोगे? लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस याद रखना हमेशा फाइनेंस में होता है, इसमें नहीं होता है। तो 950, ठीक है। तो 0 माइनस 950, ये क्या हो गया? नेगेटिव 950, लेकिन ये डेबिट साइड है तो आप इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है, ओके। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। एक काम करो, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप खुद ही बना दो, मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है और कैसे प्लस और माइनस होता है। बस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ लिख के, ताकि आप अगर आपको लिखना हो तो लिख लो कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड रूल रखो, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड रूल रखते हैं अपन। स्टैंडर्ड रूल क्या है इसमें? ओके, डेबिट साइड, अगर डेबिट कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसका क्या हो जाएगा? सेम इफेक्ट, ठीक है। और अगर क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट इफेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? ये कब के लिए? ये प्रॉफिट के लिए, ठीक है। लेकिन लेट से आप दोनों ही लॉस में, ठीक है। जब लॉस होगा दोनों को तो आपका ये जो स्टैंडर्ड है वो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स। स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? रिवर्स। मतलब क्रेडिट में आपको क्रेडिट का क्या होगा? सेम इफेक्ट, और डेबिट का आपका होगा ऑपोजिट इफेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया आपको? बस यही रहा। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 13, फ्रॉम P&L अकाउंट प्लस कॉस्ट शीट टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। मतलब इसमें आपको क्या करना है? कॉस्ट शीट भी बनानी है और आपको रिकंसाइल भी करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, उसमें हम लोग पहले क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, मतलब आपको फाइनेंस वाला दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या बनाना है? कॉस्ट वाला, ठीक है। कॉस्टिंग का आपको P&L बनाना है। समझ में आ गया होगा? अभी चलो कॉस्ट शीट बनाते हैं। इधर आ गया अमाउंट, इधर आ गया पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आता है हमेशा कॉस्ट शीट में? डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल का आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो आप क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक क्या आपका? 1 लाख,
जो आपको उसमें दिख जाएगा P&L के, उसमें देखो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख, प्लस परचेज आपको दिया हुआ है 80,000, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको 80,000, नहीं क्लोजिंग स्टॉक 80,000 नहीं होगा, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक आपको देखो कॉस्टिंग रिकॉर्ड शोज द फॉलोइंग स्टॉक लेक्चर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस आपको एडजस्टमेंट में दिया है, कितना दिया है 89,000, ठीक है, तो वो आपका माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 1,80,000 माइनस, इसमें आंसर दिया हुआ है 91,000, ठीक है, ये हो गया 91,000, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आपको दिया हुआ है 23,000, डायरेक्ट लेबर है 23,000, जो आपको दिखा हुआ है इसमें दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स में। प्राइम कॉस्ट आती है आपकी पहले, तो 91 प्लस 23 आप करोगे तो आपको आएगा 1,14,000, ठीक है, प्लस आपका आएगा अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स जो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको कितना दिया है 13,000 दिया है, तो 13,000 यहाँ पे क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो ऐड करो आपको क्या आएगा वर्क्स कॉस्ट आएगा, ओके, वर्क्स कॉस्ट आएगा तो आपको कितना आएगा 1,27,000, ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिन ओवरहेड्स मतलब जो ऑफिस चलाने के लिए एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, एडमिन भी आपको दिया हुआ है, इज एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 8% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस कितना है, मैं बताता हूँ आपको, एडमिन ओवरहेड्स 8% ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेल्स किधर है आपका, सो 1,75,000 का आपको 8% निकालना है, तो कितना होगा उसमें 1,75,000 इंटू 8%, आपका आंसर आएगा 14,000, ठीक है, समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस कहाँ से आ गया, सेल्स से आपको 8% निकालना है तो आपको आ जाएगा। फिर क्या आएगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, प्लस आपका सेलिंग ओवरहेड्स सेम आएगा, ये क्या है 14,000, इधर ये कितना आएगा 1,41,000, ठीक है, ओके, सेलिंग के बाद में आपका आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, के बाद में आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट दिया होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस सेल्स प्रॉफिट, और सेल कितना किया है आपने 1,75,000 आपने सेल किया हुआ है, ठीक है, तो 1,55,000 आपका इधर टोटल आता है, 20,000 आपका क्या आएगा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपने बना दिया कॉस्ट शीट, सिंपल है कॉस्ट शीट तो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, रिकंसाइल करना है, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, देखो क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आया, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस में डिफरेंस आ रहा है, आप उधर 23,000 दे रहे हो, उधर आप 20,000 दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद में हाँ आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्स्ट्रा है, एडमिन ओवरहेड्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसके बाद में फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग भी आपका डिफरेंस आ रहा है, ओके। उसके बाद में हाँ उसके बाद में आपको कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपका सेल भी सेम है, प्रॉफिट तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 5 आपको एंट्रीज आएगी, 5 एंट्रीज आपको रिकंसाइल करनी है, क्योंकि देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 89 है, वहाँ पे 80 है, तो कौन सा डिफरेंस आ रहा है उस चीज़ को आपको रिकंसाइल करनी है। कॉस्ट शीट समझ में आ गया कैसे बनाया हम लोग ने, 8% किसका लिया, सेलिंग प्राइस, ये किया 1,75,000, ठीक है। सेल तो हम लोग ने सेम ही करेंगे, तो इसलिए उसको 1,75,000 वहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, ओके। अभी रिकंसाइल करो, रिकंसाइल करना है, आपको पता है कैसे करना है, पर्टिकुलर
पहले वर्किंग नोट बना दो, फाइनेंस, ये वर्किंग नोट है, कॉस्टिंग, डिफरेंस एंड इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, याद रखना। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ने कॉस्टिंग में कितना डाला, 89,000। ठीक है, लेकिन जबकि वो इसमें कितना था, 80,000। ओके, 80,000 था, कितना था, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक क्या था, 18। तो कितना आएगा इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा 9,000, बट क्योंकि ये क्रेडिट है तो इसका क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉस नहीं हुआ दोनों में, तो इसलिए हम लोग सेम रूल जो स्टैंडर्ड रूल यूज किया था, माइनस क्रेडिट होगा तो ऑपोजिट इफेक्ट और डेबिट होगा तो सेम इफेक्ट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद में फैक्ट्री आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना दिया है फाइनेंस में, 15,000, जबकि हम लोग को यहाँ पे कितना दिया है, 13,000। ठीक है, तो 2,000 प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन कितना दिया है, 10,000 इसमें, और इधर कितना दिया है, 8% हम लोगों ने निकाला था, 8% कितना था वो, 14,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट आ गया, तो आप क्या कर लोगे, इसको लेस करोगे। समझ में आ गया। फिर क्या आएगा, सेलिंग, सेलिंग यहाँ पर कितना है, 15,000, जबकि वो वहाँ पर क्या था, 14,000, तो 1,000 आपका क्या ऐड आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड। और लास्ट में क्या था आपका, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस आपके यहाँ पर है 20,000, जबकि आपने यहाँ पे क्या दिया था, 23,000, तो आपको नेगेटिव आ गया 3,000। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बस। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हम लोग ने, बस यही है, हो गया पूरा का पूरा सम हो गया। अब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दो। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है पूरा सम, बस यही होगा। अभी आपका अगर P&L से आपको क्या बनाया आपने, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट से फिर आपने ढूंढा क्या क्या डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस आपने क्या बोलते हैं, रिकंसाइल किया। सिंपल। नंबर 20 करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 20 करते हैं, एक लास्ट सम, इसके बाद में रिकंसिलिएशन खत्म हो जाएगा और आपका कॉस्टिंग भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलो चालू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, आपको सेम बोला है कॉस्ट शीट बनाओ और उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बनाओ। कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, कौन सा XYZ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कॉस्ट शीट बनाना है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, दिया हुआ है सब कुछ। पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखना हमेशा कंज्यूम्ड अमाउंट ही आता है, जितना कंज्यूम किया वही आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कॉस्टिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द पीरियड शोज दैट मटेरियल कंज्यूम्ड इज 10 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, और यूनिट्स कितने प्रोड्यूस्ड हुए, हाँ इधर दिया हुआ है कितना पर यूनिट्स प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए वो छोड़ दो, पहले मैं कैलकुलेशन करना है। 10 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेल में देखो, आप P&L में देखो। ठीक है, P&L में आपको क्या दिया है, सेल। सेल कितनी यूनिट्स की हो गई है आपकी, 12,000 की, राइट, सही, प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपको कितने दिया है, 3,000, तो आपने टोटल कितना प्रोड्यूस किया, 15,000। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ से ये 15,000 आता है, 12,000 आपने सेल किया और 3,000 आपका
क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो मैं क्लोजिंग में आपका 3 है, 12,000 का सेल किया, टोटल कितना आ गया 15,000, तो ये टोटल आ गया 1.5 लाख रुपया। ठीक है, 1.5 लाख रुपया यहाँ पे आएगा, 1.5 लाख रुपया यहाँ पे आया। ठीक है, प्लस आपका सेकंड क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस जो आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कंज्यूम का कितना रुपया है, 6 रुपया है। तो 6 रुपया इंटू डायरेक्ट वेजेस तो कितना होगा वो 90,000 वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पर यूनिट लिखना क्यों ज़रूरी है मैं बताऊँगा आपको आगे। पर यूनिट भी लिख दो 15 और ये 6, तो कितना हो जाएगा ये 2,40,000 और ये कितना होगा 16 रुपया, सॉरी 10 है, सॉरी हाँ सॉरी 10 और 6, तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको दिया है 25% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। ठीक है, सो 25% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी है 2,40,000 रुपया, तो आप उसको करोगे तो आपको आएगा 60,000 रुपया। ठीक है, आपने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए 15,000। ठीक है, तो 15,000 60,000 डिवाइड बाय 15,000 आपको क्या आएगा 4, तो आप इधर लिखोगे 20 और यहाँ पे आपको आएगा 3 लाख रुपया। ठीक है, तो ये क्या आपका हो गया वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, प्लस एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन क्या दिया है, वर अब्जॉर्ब्ड एज 5 पर यूनिट। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, 15,000 बनाया, 5 रुपया पर का है, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 75,000 और यहाँ पे आ गया 5, तो ये हो गया 3,75,000 और ये हो गया 25। ठीक है, समझ रहा है अभी तक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस। अभी इसमें क्या दिया है आपको, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपका माइनस हो जाएगा, कितना हज़ार है 3,000 रुपया है। ठीक है, अब देखो इसका फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ने जब कॉस्ट शीट सीखा था, कॉस्ट शीट में मैंने क्या बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक का आपको क्या बोलते हैं वो वैल्यू नहीं देंगे, मतलब कितने पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, आपको रुपीज़ नहीं देंगे, इसलिए आपको ये पर यूनिट वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो 25 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। कॉस्ट शीट जब बात मैंने सिखाया था तब बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक की आपकी वैल्यू नहीं देंगे, तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कितना अब तक प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, ये प्रोड्यूस का कितना रुपया लगा हमको 25, तो फिर ये स्टॉक क्या है हमारे अंदर, हमारा कितने रुपए का वो 25 रुपये का। समझ में आ गया। तो 3,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा -75,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 लाख रुपया। ओके, और ये कितना हो जाएगा ये 25 रुपया। ओके, अब आगे चलो, ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, प्लस सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स क्या दिया हुआ आपको 7 पर यूनिट सोल्ड। अब याद रखना क्या लिखा है पर यूनिट सोल्ड, तो पर यूनिट सोल्ड कितना है 12,000 यूनिट सोल्ड है, तो 12,000 इंटू 7। ठीक है, तो 12,000 इंटू 7 जब आप करोगे तो आपको क्या आएगा 84,000 पर यूनिट सोल्ड है, तो 7 आ गया। उसके बाद में ये हो जाएगा 3,84,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 32। ओके, और आपको सेल वैल्यू तो दिया हुआ है, तो आप सेल वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स, ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्या आएगा अभी प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद में क्या आएगी सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है हमें 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, उसको इससे माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा 96,000 का। ठीक है, तो 96,000 आपको क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। समझ में आ गया पूरा सम क्या क्या किया हम लोग ने। इसी तरह से करना है, सिर्फ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था, एक तो कितना क्वांटिटी है वो, और ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू।
ठीक है, समझ में आ गया। पिछले सम लोग में, पिछले सम में हमने यहाँ क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों नहीं किया। अगर आपके पास ये डाउट आता है तो पिछले सम में हम लोग ने पहले ही क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया था। अगर आपको याद है तो हम लोग ने क्या किया था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस हो गया था, ठीक है, इसलिए हम लोग ने वो माइनस नहीं किया। अब आपको रिकंसाइल करना है, इसमें तो मोस्टली सब कुछ ही रिकंसाइल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है, वेजेस डिफरेंट है, फैक्ट्री और एडमिन डिफरेंट है, क्लोजिंग स्टॉक आपका डिफरेंट है, सेलिंग डिफरेंट है, तो आपको पूरा ही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में पीएनएल में देखो, पीएनएल में आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, ये दो चीज़ भी आपको करनी है, ठीक है। समझ में आया क्या क्या डिफरेंट है वो आपको देखना, और एक इनकम टैक्स, एक इनकम टैक्स भी है, ठीक है। तीन चीज़ें आपके पास, और क्या है इसके अंदर, हाँ बस ये तीन एक्स्ट्रा और प्लस 1 2 3 4 5 6, 6 + 3 9 आपको करना है। चलो रिकंसाइल करते हैं, उसके बाद में आपका ये रिकंसिलिएशन हो जाएगा और कॉस्टिंग पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। ओके, पहले क्या आएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे कितना है 1,50,000, वहाँ पे कितना है 2 लाख, ठीक है। तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा 50,000 का, तो ये क्या हो जाएगा लेस, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है यहाँ पे 90,000, वहाँ पर कितना है 75,400, तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपको कितना आएगा 14,600, तो ये क्या हो जाएगा ऐड। ओके, फिर क्या है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पर कितना है 60,000, वहाँ पर कितना है 54,600, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड आएगा 5,400 का डिफरेंस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऐड। फिर अभी नेक्स्ट क्या आएगा एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। एडमिन ओवरहेड्स कितना है, वहाँ यहाँ पर है 75,000, ठीक है, और वहाँ पर कितना है एडमिन ओवरहेड्स इज 52,500। डिफरेंस देख लो कितना आता है, उसमें आता है 22,500 का, क्योंकि ये पॉजिटिव में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड। नेक्स्ट क्या आएगा सेलिंग, नहीं सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आएगा, फिर सेलिंग आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना है 75,000, ये क्रेडिट है, याद रखना ये क्रेडिट है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इतना है, वहाँ पर कितना है 66,000, ठीक है। ये कितना डिफरेंस आएगा 9,000, बट बिकॉज ये क्रेडिट है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा उल्टा। समझ में आ गया होगा अभी तक तो। सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स यहाँ पर है 84,000, वहाँ पर है सेलिंग एक्सपेंसेस 96,000, ठीक है। तो आप जब डिफरेंस करोगे तो आपको कितना आएगा 12,000 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लेस, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा हो गया कॉस्ट शीट से। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये क्या है, ये क्रेडिट है, ओके, याद रखना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्रेडिट है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको मिल रहा है कितना मिल रहा है 17,000, ठीक है। तो 0 माइनस 17,000, तो ये कितना आएगा नेगेटिव 17,000, पर बिकॉज इट इज़ क्रेडिट तो आप क्या करोगे इसको ऐड। ओके, अब नेक्स्ट क्या है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी क्या है क्रेडिट, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ये 0 है, ये कितना है 1,20,000, तो इसको 0 माइनस 1,20,000 करोगे तो आपको क्या आएगा माइनस 1,20,000, राइट। लेकिन क्योंकि ये क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और लास्ट में क्या है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है इधर 0 है, इधर कितना है 7,500,
तो 0 माइनस 7500 हो जाएगा 7500, और ये डेबिट है तो इसलिए तो ये सेम ही इफेक्ट रहेगा, वो हो गया लेस। ठीक है, तो आप जब ये बना दोगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दो अभी, इसके बाद में ये वर्किंग नोट है। ठीक है, याद रखना ये बना के आओगे तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, बनाने का आपको क्या है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। तो ये मेथड है, इसको इस तरीके से करोगे तो आपको इजीली आपका हो जाएगा रिकंसिलिएशन। ठीक है, समझ में आ गया। और इससे हमारा पूरा रिकंसिलिएशन हो जाता है। अगर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दिए हो गलती से रिकंसिलिएशन कोई भी चैप्टर्स में से, ठीक है, तो फिर टेलीग्राम में मैं लिंक बना के रखा हूँ टेलीग्राम की, यूट्यूब आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओ। तो अगर आपको कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझा या फिर कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं, तो आप मेरे को वहाँ पर जाके पूछ सकते हो, तो मैं वो आपको क्या बोलते हैं बाद में आपको वीडियो भेज दूंगा, वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, ओके, तो मैंने पूरा कॉस्ट सिखा दिया है, कॉस्टिंग सिखा दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डाल दिया है नीचे, आप आके वहां पे डाउट पूछ सकते हो। प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि कॉस्टिंग एक नया सब्जेक्ट है, और अगर आपको समझना है तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, वरना आपका नहीं होगा। तो हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर कवर किए? फर्स्ट हम लोगों ने मटेरियल किया, ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने लेबर किया, थर्ड हम लोगों ने ओवरहेड्स किया, और फोर्थ हम लोगों ने कॉस्ट शीट किया, और फिफ्थ हम लोगों ने रिकंसिलिएशन किया। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, लेबर में मैंने इन्वेंटरी टर्नओवर नहीं किया है क्योंकि बहुत इजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद आना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, फॉर्मूला देखोगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, और ओवरहेड्स में मैंने अंडर ओवर ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं करवाए क्योंकि दोनों बहुत इजी है और ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी आप इजीली समझ जाओगे, मतलब इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मेरे को आप टेलीग्राम पे बोल देना, मैं आपको क्या बोलते समझा दूंगा, या फिर एक बार स्पेशल वीडियो बना दूंगा उन दो कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा कॉस्टिंग खत्म होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगे, और आप ये चैनल को लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद में मैं फाइनेंस के लिए डाल रहा हूँ FA वाला। मैं इसमें भी जो भी चैप्टर्स है हमारे सेमेस्टर 5 के वो करूँगा, और उसके बाद में हमारा बच्चा डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स भी मैं उसी में करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करोगे और ये हम सेमेस्टर पास कर जाएंगे। थैंक यू।